नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एग्जाम स्टडी एसपी में। दोस्तों, आज हम फिर से देखने वाले हैं साइंस में रेलवे एलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी और रेलवे के अन्य परीक्षाओं में पूछे गए कुछ खास महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और मैं जितने भी इस प्रकार के वीडियोज़ को लेकर आता हूँ उन सारे वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें ताकि प्रत्येक दिन आपका साइंस का रिविज़न होता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम देर न करते हुए सीधे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि दूरी। दूरी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी की इकाई है। दोस्तों, यहाँ पर और एक प्रश्न बनता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप इसे याद रखिएगा, है ना। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला प्रश्न है, 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान वेग से गति कर रही है। उस वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या है? दोस्तों, यहाँ पर गतिज ऊर्जा पूछा गया है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। हाफ हो जाएगा इंटू वेग कितना दिया हुआ, मास कितना दिया हुआ है? मास दिया हुआ है 15 किलोग्राम दिया हुआ है ना। और वेग कितना दिया हुआ है? तो 8 × 8 हो जाएगा, है ना। इसको हम काट लेंगे, 2 चौका 8 कर जाएगा। अब 8 चौके 32 और 15 कितना हो जाएगा? तब का 480 जूल हो जाएगा। जूल इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि ऊर्जा का जूल होता है ना। ऊर्जा का एसआई का क्या होता है? जूल होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की अस्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि बल। बल इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बल वह भौतिक इकाई है जो कि एक वस्तु की अस्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या फिर बदलने का प्रयास करती है। दोस्तों, बल का एसआई इकाई जो होता है न्यूटन होता है, इसे भी याद रखिए। क्या होता है? न्यूटन होता है। वहीं हम बात करें संवेग का, संवेग का एसआई का क्या होता है? तो इसका होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है ना। किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। वहीं हम द्रव्यमान की बात करें तो इसका एसआई क्या होता है? तो इसका होता है किलोग्राम होता है। वहीं हम जड़त्व की बात करें दोस्तों, इसका एसआई इकाई क्या होता है? तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है ना। इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 350 न्यूटन का एक बल 500 केजी के एक द्रव्यमान पर लगाया जाता है। इस स्थिति में वस्तु में उत्पन्न त्वरण कितना होगा? क्या बोल रहा है दोस्तों? त्वरण पूछ रहा है ना। दोस्तों, यहाँ पर आप गौर कीजिएगा आंसर में कि सब में लगभग सेम दिया हुआ है, यानी कि संख्या जो दिया हुआ है सेम दिया हुआ है ना, देख सकते हैं। लेकिन यूनिट जो है सबका अलग अलग है। तो आप याद कीजिएगा कि त्वरण का ऐसा यूनिट क्या होता है? त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं कि मीटर प्रति सेकेंड किस में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए इसको आप बी आंसर सही कर सकते हैं। और नहीं तो दोस्तों, इसमें आप फॉर्मूला पुट करके भी बना सकते हैं। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? त्वरण बराबर होता है F/m, है ना, यानी फोर्स बटा मास हो जाएगा। तो त्वरण कितना, त्वरण पूछ रहा है तो त्वरण निकालना है हमको, है ना। फोर्स कितना दिया हुआ है? 350 दिया हुआ है। और मास कितना दिया हुआ है? तो मास दिया हुआ है 500 kg, है ना। इसको हम काट लेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.7 मीटर प्रति सेकेंड, है ना। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है? दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है कि समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है। आपको याद होगा दोस्तों कि गति का समीकरण कितना है? टोटल 3 है ना। तो पहला कौन सा है? तो पहला जो हो जाएगा v = u + at। v = u + at, ये जो हो गया आपका पहला समीकरण हो गया, है ना। और दूसरा समीकरण क्या है? तो दूसरा समीकरण होता है s = ut + ½ at², जो कि यह जो हो जाएगा आपका दूसरा समीकरण हो जाएगा, है ना। ये आपका दूसरा समीकरण हो जाएगा। और तीसरा समीकरण क्या है? तो v² - u² = 2as, ये आपका हो जाएगा तीसरा समीकरण, है ना। यानी कि ये ऑप्शन जो है इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि यह जो है गति का समीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। दोस्तों, आप पहला समीकरण देखिएगा, v = u + at, यह जो है किसको दर्शाता है? तो यह जो है वेग और समय को दर्शाता है ना, वेग और समय को दर्शाता है, इसे भी याद रखिएगा। यहाँ से भी प्रश्न बनता है दोस्तों, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, है ना। अगला है s = ut + ½ at²। यहाँ पर किसको दर्शाता है दोस्तों? तो स्थिति और समय को दर्शाता है, स्थिति और समय को दर्शाता है ना, इसे याद रखिएगा। अगला है तीसरा समीकरण, v² - u² = 2as, यह जो है किसको दर्शाता है? यह जो है वेग और स्थिति को दर्शाता है। किसको? वेग और स्थिति को, है ना, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है?
ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। दोस्तों इसमें एक फॉर्मूला आता है F=G(m1)×m2/d² या फिर r² भी बोल सकते हैं। यह फॉर्मूला आप याद रखिएगा दोस्तों, यह जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है ना। यहाँ पर G का मतलब क्या होता है? G का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और M1 और M2 क्या हो जाएगा? यह जो हो जाएगा पिंड का द्रव्यमान हो जाएगा, और D क्या हो जाएगा? तो यह दूरी हो जाएगा। दोस्तों यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे भी याद रखिएगा कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ना। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा सकती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है और ध्वनि बिना माध्यम के यात्रा नहीं कर सकती। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, है ना। देखिए दोस्तों, ध्वनि जो है यह यांत्रिक तरंगें होती है जिनके संचरण के लिए माध्यम यानी कि ठोस, द्रव और गैस की आवश्यकता होती है। चूँकि चंद्रमा पर निर्वात होने के कारण ध्वनि का संचरण नहीं होता है, यानी कि वहाँ पर कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती है ना, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्प्लावकता सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्किमिडीज। आर्किमिडीज इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि उत्प्लावकता सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय जो है आर्किमिडीज को दिया जाता है ना, इसे याद रखिएगा। दोस्तों निल्स बोर की बात करें तो यह जो है क्वांटम विचारों के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या की थी तथा नाभिकीय विखंडन का एक सिद्धांत भी प्रस्तुत किया था। वहीं हम केपलर की बात करें दोस्तों, तो केपलर जो है यह सौरमंडल के ग्रहों की गति का सिद्धांत दिए थे, है ना। वहीं हम केन रुथरफोर्ड की बात करें तो यह जो है यह न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं। अगला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाए जाने वाला उत्क्षेप बल क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वस्तु के भार के बराबर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाए जाने वाला उत्क्षेप बल जो होता है यह वस्तु के भार के बराबर होता है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यह अंतिम प्रश्न भी है ना। क्या बोल रहा है प्रश्न, बर्फ का गलनांक बिंदु क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी 273 केल्विन, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि बर्फ का गलनांक बिंदु 273 केल्विन होता है। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न बनता है कि गलनांक क्या है? तो गलनांक वह निश्चित ताप है जिस पर संपूर्ण ठोस ऊष्मा ग्रहण करके द्रव में बदल जाता है। दोस्तों यहाँ पर 273 केल्विन को हम 0 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं ना, 0 डिग्री सेल्सियस, इसे भी याद रखिएगा। दोस्तों मेरे सारे प्रश्न खत्म हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।